मेघालय की शिलांग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शिलांग के गोयनका कंपाउंड में लगी है भीषण आग। इस आग की चपेट में 50 से 60 घर आ गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर से ही विकराल जो आग की लपटें हैं वो नजर आ रही है। आग से इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में 50 से 60 घर आ गए हैं, इन आग की लपटों में घिरे हुए हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है, पहुंच चुकी है। आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भयानक आग की, और इस पर आग पर जो काबू पाना है वो बेहद मुश्किल है, क्योंकि 50 से 60 घर इस आग की चपेट में आ गए हैं। शिलांग से भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, लोग भी यहां पर दहशत में हैं, चीख पुकार भी मची हुई नजर आ रही है। मेघालय के शिलांग से ये बड़ी जानकारी। हालांकि कैसे ये आग लगी और इतना विकराल रूप इस आग ले लिया, इसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके और उसके बाद जांच पड़ताल होगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, ईरान के हालात पर विदेश मंत्रालय ने दिया है बयान। ईरान के हालात पर भारत की नजर है, एमईए की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। ईरान में भारत के लगभग 9000 नागरिक मौजूद है। वापस आने वाले भारतीयों को लाया जा रहा है देश। भारतीयों के लिए ईरान न जाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ईरान से भारतीयों का लौटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये सिलसिला अब लगातार जारी है, क्योंकि इसके पहले ही भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और जल्द से जल्द ईरान को छोड़ने के लिए भी कह दिया गया था। ईरान में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उस पर भारत की लगातार नजर है। ईरान में इस वक्त सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है और सड़कों पर उतरकर लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार ईरान को चेतावनी दे चुका है, लेकिन भारत की नजर है इस पूरे घटनाक्रम पर और लगभग 9000 नागरिक इस वक्त ईरान में मौजूद है, तो ऐसे में उनको भी वापस लाने की तैयारी हो रही है। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में वो ईरान अभी ना जाएं, और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है अभी तो कमर्शियल फ़्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है, तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। सर इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप नहीं है, इकोनॉमी गिर रहा है बोल के थोड़ा लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है। नहीं, एक्चुअली उधर 10 दिन से इंटरनेट नहीं है, कॉलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, नेटवर्क पूरा बंद कर दिया है। उसके लिए डर लग के हम आ गए रिटर्न। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, न वहाँ की गवर्नमेंट कहती है आप जाइए। इंडियंस नहीं, जितने भी आउट ऑफ कंट्री जितने भी हैं ईरान के अलावा, गैर ईरान के, किसी से भी कोई ईरान का सवाल नहीं है ईरानियों का कि आप चले जाइए। कि जैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, मतलब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। हम बाजार भी गए, ज़ियारतें भी हमने बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छा रहा। महाराष्ट्र में फिर लहराया बीजेपी का परचम। नगर पालिका चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई है। 29 नगर पालिका में 25 में भारी जीत दर्ज की है। 25 नगर पालिका में बीजेपी गठबंधन का मेयर बनेगा देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जिन्होंने कहा है कि यह विकास की जीत है। साथ ही फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के विजन की यह जीत है। महाराष्ट्र पीएम मोदी पर बहुत भरोसा करता है। मुंबई को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाएंगे, कहना है एकनाथ शिंदे का। तो एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की गई है और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय पर भी जो जश्न का माहौल है वो नजर आया। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया। नगर पालिका चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई है। 29 नगर पालिकाओं में से 25 में भारी जीत दर्ज की और 25 नगर पालिका में बीजेपी गठबंधन का ही मेयर बनेगा। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक बहुत बड़ी जीत मुंबई वासियों ने शिवसेना भाजपा गठबंधन को दी हुई है। हमारा जो मुद्दा था
ये चुनावी मुद्दा डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर हम जा रहे थे और डेवलपमेंट लोग चाहते हैं और इसीलिए इस चुनाव में डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है। और निश्चित रूप से जो भी पिछले 20 सालों से 25 सालों से इस मुंबई में जिनकी सत्ता थी उनको नकार दिया है। तो 3.5 सालों के कार्यकाल में जब मैं मुख्यमंत्री था तभी और अब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है तभी जहाँ पर काम रुके थे उसको शुरू कर दिया, तो लोगों में भरोसा हुआ कि ये काम करने वाले लोग हैं। अलग अलग प्रकार की अफवाहें जो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, भाषावाद कर रहे थे, प्रांतवाद कर रहे थे, उन सब लोगों को मुंबईकरों ने चुनाव के द्वारा अपने वोट के द्वारा जवाब दिया है। मुंबई और मुंबईकर एक ब्रांड है। महायुति का मेयर बनेगा, महायुति का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होने जा रहा है। हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराएगा। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में हुई जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि एनडीए के एजेंडे को आशीर्वाद मिला है। लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, गहरा हुआ है। साथ ही पीएम ने कहा है कि जो विकास का विजन है वो लोगों को पसंद आया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया और एनडीए के एजेंडे को आशीर्वाद मिला है। तो वहीं लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है, गहरा हुआ है। विकास का विजन लोगों को पसंद आया। इसी वजह से महाराष्ट्र के लोगों ने एक बड़ी जीत यहां पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र ने एनडीए का समर्थन किया और एनडीए के एजेंडे को आशीर्वाद मिला है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने दर्ज की है महाराष्ट्र निकाय चुनावों में। तो देखिए, बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की भारी जीत हुई है। बीएमसी से ठाकरे बंधु का जो वर्चस्व है वो अब खत्म हो गया है। 30 साल बाद बीजेपी का मेयर बनेगा। बीएमसी के सभी 227 सीट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी गठबंधन को 118 सीटें मिली हैं। शिवसेना, ठाकरे गुट और एमएनएस को 72 सीटें मिली हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को मिली है 24 सीटें। एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं तो वहीं अन्य के खाते में आई हैं 10 सीटें। 30 साल के बाद बीजेपी का मेयर अब बनने जा रहा है। ये बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, बीएमसी चुनाव नतीजों पर सवाल भी अब विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने ये सवाल खड़े किए हैं। काउंटिंग के समय ईवीएम में गड़बड़ी मिली है, संजय राउत का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैलेट पर वापस आना चाहिए, उसी से चुनाव होने चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मुंबई की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। काउंटिंग के समय ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते हुए नजर आए हैं संजय राउत। बैलेट पर वापस आना चाहिए, संजय राउत ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। अभी भी लगभग 12 जगहों पर ईवीएम में बिगाड़ होने के कारण मतगणना रुकी है। उसमें से 4 जगहों पर शिवसेना के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हाँ, अभी भी ईवीएम पर अभी भी गड़बड़ है और गड़बड़ कल भी थी वोटिंग के समय और अब काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है, दिख रही है। ये टेक्निकल बात है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर पर आइए। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर और 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने 95 सीटें जीती हैं। पार्टी नेता शादाब जमई ने तंज कसा है। अबू आजमी और इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साधते वो नजर आए हैं।
तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम देखने को मिला है। मालेगांव में ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में आ रही है नजर। 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम 95 सीटों पर जीती है। 95 सीटों पर जीत दर्ज की एआईएमआईएम ने 29 नगर निगमों में। तो वहीं पार्टी नेता शादाब जमेई तंज कसते हुए नजर आए। अबू आजमी और इमरान प्रतापगढ़ी पर उन्होंने निशाना साधा है। एआईएमआईएम का भी जो प्रदर्शन है बेहद अच्छा देखने को मिला है। अगर हम 29 नगर निगमों की बात करें तो एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर जीत दर्ज की है। लगातार एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी कई स्थानों पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, चाहे संभाजी नगर हो, मालेगांव हो, यहां पर ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। संगीतकार ए आर रहमान के बयान पर विवाद हो गया है। एक इंटरव्यू में ए आर रहमान ने बयान दिया है कि मुझे बॉलीवुड में 8 साल में काम मिलना कम हुआ है। ए आर रहमान ने कहा कि सत्ता का बदलाव रचनात्मक नहीं हुआ। रहमान के बयान को विपक्ष का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेताओं ने रहमान के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ए आर रहमान ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बयान दिया जिसके बाद से विवाद हो रहा है। वार पलटवार और बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच हो रहा है। दरअसल एक इंटरव्यू में ए आर रहमान ने कहा कि मुझे बॉलीवुड में 8 साल में काम मिलना कम हुआ, सत्ता का बदलाव रचनात्मक नहीं रहा। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए आर रहमान, और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। कुछ आदमी जो है ना, माथा में सबको कीड़ा घुस जाता है, हिंदू मुस्लिम ये सब बात बोलने का। ऐसी कोई बात नहीं है। इस देश में सबका साथ सबका। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल असम का दौरा। चुनावी राज्य में पीएम का ये 2 दिवसीय दौरा होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। असम में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बंगाल और असम का चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री का ये 2 दिनों का दौरा होगा। पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी राज्य हैं और ऐसे में इन दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री का ये बेहद जरूरी दौरा। असम में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों की सौगात देंगे। बंगाल पहुंचेंगे और उसके बाद असम के दौरे पर भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं और उसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो हर पार्टी की तरफ से जोर शोर से की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही जरूरी 2 दिनों का ये दौरा होने वाला है। पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री और पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तैयारियां यहां पर पुख्ता कर ली गई हैं। असम में भी सुरक्षा के और तमाम तैयारियों के जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगातार नजर बीजेपी की पश्चिम बंगाल पर है और ऐसे में यहां पर पहुंचकर कई परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं देखिए, प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल के सिंगूर और पीएम के दौरे से पहले टीएमसी कार्यक्रम कर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल भी खड़े किए हैं इस बीच कि चुनाव के दौरान ही विकास की जो बातें हैं वो क्यों होती हैं। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, पीएम मोदी हो, विकास की बातें तभी क्यों होती हैं जब चुनाव करीब होते हैं। ये अधीर रंजन चौधरी निशाना साध रहे हैं बीजेपी और टीएमसी पर। आपको बता दें कि पीएम कल पश्चिम बंगाल के सिंगूर पहुंचेंगे, लेकिन पीएम के दौरे से पहले ही टीएमसी भी कार्यक्रम कर सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि चुनाव के दौरान ही विकास की बातें क्यों होती हैं।
बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना को अब और मजबूती मिलेगी। भारत में बनाए जाएंगे राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने राफेल लड़ाकू विमान बनाने की मंजूरी दे दी है। भारत फ्रांस से खरीदेगा 114 राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस से 114 राफेल फायर जेट खरीद को मंजूरी मिल गई है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही राफेल विमान बनाए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे पर समझौता होगा।